हाँ नाइट स्टार्टेड, ठीक है. सो आई वाज सेइंग कि रेज द स्टेशन और हाउ टू रेज अ स्टेशन, दैट इज टोटली नोन एज रेजिंग अ स्टेशन. दिस इज एड गोज एड कि आपके पास कभी कोई डिलीवरी बॉय आता है या स्विगी जोमेटो फ्लिपकार्ट वट एवर, what they are doing, they have also been provided some kind of training. So what they are doing, they will simply say आपको कॉल करके कि सर और मैडम जो भी है फ्लिपकार्ट से आया हूँ. अगर आपने ऑर्डर किया होगा तो आप मोबाइल पे ट्रैक करते ही रहते हो कि कब आएगा कैसे आएगा. सो यू विल बी सडनली रिकॉल, ओके यस आई हैव बीन विद यू, सो एड्रेस पे आ गया क्या, ऐसा करके अब जो भी होता है आप फर्दर टॉक्स करते हो. सो व्हाट ही डिड सिंपली, ही हैड गिवन यू अ कॉल कि फ्लिपकार्ट गाय इज इन फ्रंट ऑफ योर डोर, ठीक है. और वेन एवर यू आर गोइंग टू एनी अननोन पर्सन और समटाइम्स यू वांट टू इंटर इनटू द केबिन ऑफ योर बेस मैनेजर, आई एम नॉट saying about whatever the office culture with you have, but suppose ki you are entering to a cabin of vice president Indigo, then that time what you will follow the protocol, you will simply knock the door and you will show your face, you will be simply stay outside of the door. If he permits you can go further, okay. And if they had given a call, okay come in, then we can go. So raising a station means simply knock the door, ठीक है. सिर्फ आप उस स्टेशन का नाम बोलो और अपना कॉल साइन बोलो कि मुंबई ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर किलो, दिस इज विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर किलो, ठीक है. आप कभी ऐसा ट्राई करना एयरक्राफ्ट में, नो सॉरी आई विल नॉट रिकमेंड बिकॉज विदाउट आरटी लाइसेंस यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है. बट whoever is having RT you can try or you can observe simply say two things, W1 and W2, बेंगलोर टावर विक्टर टैंगो सियरा ब्रावो चार्ली, इतना बोल के आप शांत हो जाओ. देखो उधर से रिप्लाई बैक आएगा, विक्टर टैंगो सियरा ब्रावो चार्ली बेंगलोर टावर. मीन्स आपने क्या किया, आपने सिर्फ दरवाजा खटखटाया, किसका, एटीसी का, कि बेंगलोर टावर से क्या मेरी बात हो पा रही है, मैं विक्टर टैंगो सियरा ब्रावो चार्ली बोल रहा हूँ. एंड दिस मच इज एनफ कि मैं बात किससे करना चाह रहा हूँ, बेंगलोर टावर से. सॉरी इधर मुंबई ग्राउंड लिखा हुआ है बट आई एम सिंकिंग विद बेंगलोर टावर. मैं बात करना चाह रहा हूँ बेंगलोर टावर से एंड आई एम विक्टर टैंगो सियरा ब्रावो चार्ली, दैट्स ऑल. दिस मीन्स रेज द स्टेशन, यू हैव रेज द स्टेशन. आपने इनिशिएट किया कॉन्टैक्ट, आपने नॉक किया डोर को, ठीक है. आई हैव इनिशिएटेड द कॉन्टैक्ट. So if somebody will say or if you find anywhere if something is written like that, raise the station, then that time you are going to say only two things, W1 and W2. I am calling Bangalore Tower, this is Victor Tango Sierra Bravo Charlie. And in the reply they'll also reply in the same manner, Victor Tango Sierra Bravo Charlie Bangalore Tower, here I have written Victor Tango Alpha number Kilo Mumbai ground. So दिस इज द थिंग दे आर फॉलोइंग टू इनिशिएट अ कॉन्टैक्ट, ठीक है. इसको बोलते हैं नॉकिंग द डोर और रेजिंग द स्टेशन. इज दैट गुड टू गो? Yes, no, anything? Give me feedback, guys. Is that good to go? Yes, sir. Okay. Now we'll talk about something is known as readability scale. Okay. What is the scale of readability? Here in RT communication, readability is always similar as listenability, the ability of hearing, ठीक है, the ability of listening. उसको हम लोग रीड बोलते हैं बट डोंट थिंक कि पढ़ा जाता है. नो, दिस इज अबाउट द ऑडियो, दिस इज अबाउट द लिसन एबिलिटी. नाउ मेनी वन ऑफ यू हैव ऑब्जर्व्ड कि देयर आर सम काइंड ऑफ रियलिटी शोज जहाँ पे जो परफॉर्मर रहते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो कैंडिडेट रहते हैं, ठीक है, वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं. वट एवर दे आर दे डूइंग डांस, आर दे डूइंग सिंगिंग, आर दे डूइंग एनी काइंड ऑफ कॉमेडी, वट एवर दे आर डूइंग. So they do their performance and the judges who are sitting over there, they are giving marking, कुछ ना कुछ स्कोर देते हैं उनको, नंबर देते हैं. You have received 8 out of 10, 9 out of 10, ठीक है, like that. So in the communication
ठीक है, दैट इज बिटवीन टू और मोर देन टू स्टेशन, ठीक है। इन सच कम्युनिकेशन इफ वी हैव इनिशिएटेड अ कॉन्टैक्ट, ठीक है, और वी हैव ट्रांसमिटेड माई वॉइस टू अ स्टेशन, ठीक है। नाउ द स्टेशन हु आर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, जो सेकेंड एंड पे हैं, जो कि वॉइस को सुन रहे हैं, ठीक है, हु आर रिसीविंग द कम्युनिकेशन, they should score your transmission out of 5. they'll give you the number कि आप जो मुझे पढ़ा रहे हो, yes this is good. सपोज अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इसमें वॉइस की क्वालिटी कम हो रही होगी, then you can give me a feedback कि सर आपके वॉइस में ना कुछ बैकग्राउंड नॉइज है, like that. और you can give me a feedback कि सर आपने ये जो इतनी अच्छी इंग्लिश बना के मुझे समझाया ना, समझ में नहीं आया, like that. You can give me a feedback simple कि ठीक है आपने बोला तो अच्छा नहीं लगा, like that. You can simply say. Similarly, whatever the transmission you are making to any station, that should make sense and that should be understandable. ऐसा नहीं है कि हमने काफी अच्छा गाना गा दिया इंग्लिश में, पता ही नहीं चला क्या गा दिया, no. So whatever the transmission we are making, that shall make a sense. तभी आप लोग कभी फील्ड में देखना जो CVR रीड आउट होता है, ठीक है, कॉकपिस वर्ड रिकॉर्डेड, आई डोंट थिंक शेड्यूल एयरलाइन में रीड आउट होता होगा, बट अगर CVR रीड आउट जो होता है ना, उसमें इंजीनियर्स पॉइंट लिखते हैं, क्या क्या, कि वॉइस कम्युनिकेशन हैज बीन चेक्ड फॉर इंटेलिजिबिलिटी, कि उस वॉइस को सुन के हमको कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस मिला, मुझे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिला, ठीक है। देन दे आर मेकिंग की इंटीग्रिटी, कि यस सारे चैनल्स आपस में सिंक थे और सबकी वॉइस क्लियर मिली, ठीक है। गुड क्वालिटी, वॉइस की क्वालिटी अच्छी थी, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, लाइक दैट। ऐसा नहीं कि वॉइस में इनहेरेंट नॉइज था, ठीक है। तो हमारा ट्रांसमिशन क्लियर होना चाहिए, दैट शुड मेक अ सेंस अदर देन टू स्टेशन। इफ अगर कोई तीसरा स्टेशन भी उस चीज को सुने ना, तो दे शुड अंडरस्टैंड कि यस आप कुछ बोलना चाह रहे हो, ठीक है। तो हमने जो परफॉर्म किया ट्रांसमिशन, उसको स्कोर करते हैं आउट ऑफ 5, ठीक है। दिस इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ communication. Then I am observing a new candidate. Nidhi, these are the very basic topic, ठीक है, these are the very basic topics, so you can continue for a while. We'll back to you for the introduction and further things, right? These are the very basic topic, you can understand this thing easily. We'll back to you once completed this topic, ठीक है। So in communication we are talking about readability scale. आपका जो communication है आउट ऑफ 5 कहाँ परफॉर्म कर रहा है, क्या आपके एक्सेंट में कोई प्रॉब्लम है, या आपके वॉइस में कोई नॉइज है, या आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई इशू है, या आपकी स्पीच अच्छी नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा सिस्टम की गलती हो, ह्यूमन कैन ऑल्सो मेक एरर, पता नहीं कैसा वो इंग्लिश बोल रहा है, समझ में नहीं आया, कुछ ज़्यादा ही अमेरिकन एक्सेंट बोल दिया, सच थिंग्स कैन हैपन. So we are rating this communication and transmission out of 5. 5 के स्केल पे नंबर देते हैं, ठीक है. कैसे? This will start with the 1. Now, if someone is unreadable, अगर कुछ भी सुनाई नहीं दिया, ठीक है, so we can say radio 1, you are unreadable. कैसे? कई बार आपको कॉल आता है तो देखते हो सेकेंड एंड पे एकदम साइलेंट रहेगा, सन्नाटा, पता ही नहीं चलेगा क्या होगा. सो सपोज आप एयरक्राफ्ट में गए, आपके स्क्रीन पे RX लिख के आ रहा है रिसीविंग, बट कुछ नहीं रिसीव कर रहे हैं हम, नो ऑडियो. इवन स्पीकर स्विच ऑफ ऑन करके देख लिया, नो ऑडियो. मीन्स दैट स्टेशन इज अनरीडेबल टू मी. हाउ कैन आई अंडरस्टैंड अनरीडेबल? अब कोई ये भी बोल सकता है कि सर जब आपको पता ही नहीं चला कि कोई कुछ बोलना चाह रहा है या कुछ आपने सुना ही नहीं, देन हाउ यू कैन से कि समवन इज अनरीडेबल? आपको कैसे पता चला कि कोई स्टेशन भी है कि वो अनरीडेबल है? किसी ना किसी को तो बोलोगे कि यू आर अनरीडेबल, ऐसे कैसे कि अनरीडेबल? सो सपोज बाय एनी मीन्स यू आर एबल टू ऑब्जर्व कि समवन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट बट ही अनेबल टू कंप्लीट द ट्रांसमिशन, सो ही इज अनरीडेबल. आपके एयरक्राफ्ट में रिसीव हो रहा है, किसी भी तरह से आपको पता चल रहा है, कैसे? कुछ बैकग्राउंड नॉइज आके खत्म हो जा रहा है, कुछ खुरखुर करके खत्म हो जा रहा है, लाइक दैट. या फिर आपके कॉकपिट में स्क्रीन पे क्लियरली RX लिख के आ रहा है, मीन्स रिसीविंग, बट मिल कुछ नहीं रहा है.
आपके पास कॉल आया, आपने कॉल पिक किया, उधर से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, मीन्स ही इज अनरीडेबल. सो वी कैन सिंपली से रीड यू वन. ठीक है, यस्टरडे वी हैव सीन, विल सी इट अगेन. अगर हम किसी को नहीं सुन पा रहे, वी कैन से रीड यू वन. आपको मैं 1 के स्केल पे सुन पा रहा हूं. रीड यू 1, वेरी सिंपल, कि आप कैसे सुन पा रहा हूं आपको 1 के स्केल पे, मतलब आपका वॉइस ऑडिबल नहीं है. देन समथिंग इज रीड यू 2 और रीडेबिलिटी स्केल ऑफ 2. इसका मतलब क्या हुआ, वॉइस कम्स एंड गो. ठीक है, रीडिंग स्केल 2 का मतलब है रीडेबल नाउ एंड देन, कि आपकी वॉइस अभी आई चली गई. ठीक है, लाइक दैट. कई बार होता है ना, जब बारिश होती है तो बिजली आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, मीन्स देर आर सेवरल इंटरप्शंस, योर वॉइस कम्स एंड गो. कई बार होता है जब आप कॉल करोगे ना, तो कुछ थोड़ा सा पॉइंट सुनाई देगा और थोड़ा सा बंद हो जाएगा, मतलब पूरा आपको ये इंश्योर हो जाओगे कि देयर इज ए नेटवर्क एरर, कि थोड़ी थोड़ी वॉइस पता तो चली कि आप कुछ इस बारे में बात कर रहे थे, बट यू अनेबल टू कंप्लीट इट, एंड आपकी वॉइस कभी आई कभी गई. सो रीडेबल नाउ एंड देन, आपकी वॉइस कभी आई कभी चली गई. सो आई वॉज ऑन रीडिंग स्केल 2. इन दैट केस यू कैन सिंपली से रीड यू 2. ठीक है. नाउ समथिंग इज रीडेबिलिटी स्केल 3. रीडेबिलिटी स्केल 3 का मतलब है रीडेबल विथ डिफिकल्टी. रीडेबल, ठीक है, सुन पा रहा हूं, विथ डिफिकल्टी, कैसे परेशानी, व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू आर फेसिंग, दैट डिफिकल्टीज में बी इंजन नॉइज. एयरक्राफ्ट ग्राउंड रन हो रहा है, बगल में फोन पे बात करो, पता ही नहीं चलेगा किसने क्या बोला. ठीक है. एनी काइंड ऑफ सराउंडिंग नॉइज, बगल में शादी वादी हो रही है, गाने बज रहे हैं, अनेबल टू हियर इट. एनी काइंड ऑफ क्रैकलिंग साउंड, बादल गरजते हैं, उस टाइम पे आप बात करो, पता ही नहीं चलेगा क्या बोल गया उस टाइम पे. किसी भी टाइप का बर्स्ट, इंजन बर्स्ट, तो किसी भी टाइप का क्रैकलिंग साउंड, सराउंडिंग नॉइज, इफ दोज थिंग्स आर प्रेजेंट. अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, I'm not right, but if you all are receiving any kind of hissing sound, or if you all are receiving a noise of the fan, तो आप उसमें बोल सकते हो कि सर रीडेबल विथ डिफिकल्टी. कैसी डिफिकल्टी, अ नॉइज इज देयर. अगर आपके पास कोई कम्युनिकेशन पहुंचता है जिसमें बैकग्राउंड नॉइज है, देन यू कैन से रीडिंग यू 3, रीड यू 3, लाइक दैट. देन समथिंग इज रीडेबल, उसका स्केल है 4. एंड समथिंग इज परफेक्टली रीडेबल, उसका रीडिंग स्केल है 5. अब आप बोलोगे कि सर 4 और 5 में कुछ जमा नहीं, पता नहीं चला, क्या मतलब है रीडिंग परफेक्टली और रीडेबल. इज दैट मेकिंग अ सेंस? यस, दोज थिंग्स आर मेकिंग अ सेंस. रीडेबल और परफेक्टली रीडेबल में उतना ही डिफरेंस है. रिमेंबर योर चाइल्डहुड डेज, जब आप बचपन में कोई टेबल लिख के जाते थे या कोई वर्ड मीनिंग लिख के जाते थे, टीचर आपको जब कॉपी चेक कर देते, लास्ट में वो मार्क कर देते. कई बार लिखते थे गुड, किसी किसी में लिखते थे वेरी गुड. सो द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेरी गुड इज द डिफरेंस बिटवीन रीडेबल एंड परफेक्टली रीडेबल. कैसे? कई बार क्या होता है कि जब आप फोन पे बात करते हो, आपको उसकी आवाज सुनाई तो देती है, बट वो इतना धीरे बोल रहा होता है, उसकी इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि आप बोलते हो कि यार थोड़ा जोर से बोलो ना. जब आप उस सेंस को इमेजिन करो, आप उसको बोलते हो कि थोड़ा जोर से बोलो, इट डजंट मेक सेंस कि आपको वो समझ नहीं आ रहा है. यस, आपको समझ आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि थोड़ा और साफ से बोलेगा ना तो अच्छा लगेगा, थोड़ा और फ्रेश बोलो, लाउड बोलो, सो दैट मेरे दिमाग को जोर नहीं लगाना पड़े कि आप बोल क्या रहे हो. So this is the difference between readable and perfectly readable. Someone is readable, okay, but some can be more good. ठीक है, तो हमको इसमें किसी को भी रेटिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मेन कंसर्न क्या है कि इफ समवन इज रीडेबल एट अ स्केल ऑफ 4 and 5, अगर हमारे पास जो कम्युनिकेशन आ रहा है, अगर वो 4 and 5 के स्केल पर है, then that is good to go, then we can communicate further. But if we are receiving any kind of communication, those are
either 1, 2 or 3. Don't go with the communication. Simply ask the transmitter to connect again. ठीक है, प्रोसीड मत करो, क्योंकि उसके बाद अगर आप प्रोसीड करोगे तो उसमें गलती की गुंजाइश है। किसी न किसी चीज को आप गलत इंटरप्रेटेट कर लोगे, कुछ ना कुछ वर्ड आपको गलत समझ में आ जाएगा। वो बोलेगा डोंट डोंट टर्न ऑन इंजन, आप समझोगे बोल रहा है टर्न ऑन द इंजन। वो बोलेगा डोंट टैक्सी आउट, आप टैक्सी कर लोगे एयरक्राफ्ट को। ठीक है, वो बोलेगा डोंट टेक ऑफ, आप समझोगे टेक ऑफ। क्यों? क्योंकि जब उसने डोंट बोला उस टाइम आपको वॉइस आया ही नहीं, जब उसने बोला टेक ऑफ आपने कहा अच्छा चलो चलते हैं। ठीक है, सो इफ यू आर रिसीविंग अ वॉइस ऑन अ स्केल ऑफ 1 2 3, सिंपली क्विट द ट्रांसमिशन, डोंट गो अहेड। ठीक है, ट्राई टू रिसीव दोज कम्युनिकेशन ऑन 4 and 5 ओनली। अगर मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आप रोको, नहीं मुझे अच्छे से बताइए। ठीक है, दैट बोलने का स्टाइल में भी डिफरेंट कि सर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और अच्छे से बताओ, बट यू शुड मेक अ सेंस कि सर समझ में नहीं आ रहा है। बट सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको ऑलमोस्ट 80-90% तक समझ में आता है, तो पीपल ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं, बोलते हैं ठीक है 10-20% थोड़ा सा खुद से मेहनत करके समझ जाऊंगा। ठीक है, दिस इज जनरल क्राइटेरिया। ठीक है, अगर एकदम सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में गए, टेस्ट एकदम ही खराब है, बोलोगे तुम पैसा वापस करो भाई, मुझे खाना ही नहीं है। ठीक है, बट थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो बोलते चलो यार नेक्स्ट टाइम से नहीं आएंगे इसके पास। ठीक है, सो इफ वी आर ऑन 1 2 and 3, don't communicate further. If we are at 4 and 5, can be proceed. Is that okay? Okay, let me take the introduction of Nidhi. Nidhi, I'd just like to know about your education background and current qualification status so that I can plan something for you. And please also tell me about your understanding about RT, कि आप RT के बारे में कितना जानते हो? Nidhi, I'm waiting for your introduction, especially about your education criteria and current qualification status, along with the understanding of RT. Please let us know how you understand about RT, what is your education background and current qualification status. Am I audible, everyone? Yes, sir. Yes. Radio 5. Okay. But I was reading you too. ठीक है, Radio 5. ठीक है, Radio 5 Done. Okay, okay, says not ready for the introduction now. Okay, we'll move ahead. Good job. हाँ, background noise है? Yeah, actually we hear you Thank you. background noise. Now? Yes. Now अभी चला good. गया? अभी चला गया, ठीक है। Some other person has came to the room for some kind of talk. ठीक है, we'll move ahead, don't worry. So this was about reading skills. So any communication we are marking out of 5. ठीक है, ये आपका कम्युनिकेशन अच्छा है बुरा है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है। नाउ वी आर गोइंग टू सी वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, and we'll also suggest one method. We are going to see the readability check. ठीक है, what is the readability check? Yesterday also we have seen कि जो भी हम ट्रांसमिशन करते हैं, और if we want to see कि if my communication or not, if my system is working perfectly or now everyone can tell me. हाँ, reading me how 2. हाँ, very good. Off. Yes, I had intentionally done that so that you can have a real scenario कि how read you 2 is getting feel. ठीक है,
कि 2 के स्केल पे कैसे सुनते हैं, कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा, लाइक दैट। ठीक है, यू कैन सिंपली ऑब्जर्व, कुछ भी खर 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 करके आवाज आता है ना, दैट इज ऑन अ 2। एंड एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा आता है, ठीक है, कि आपको रिप्लाई करना पड़ता है रीडिंग यू 2। नाउ वी आर गोइंग टू से अबाउट रीडेबिलिटी चेक। सपोज आपने एयरक्राफ्ट का VHF कम्युनिकेशन सिस्टम LRU चेंज किया, नाउ यू वांट टू सी कि कैसा परफॉर्म कर रहा है हमारा सिस्टम। जो गैराज वाले होते हैं, बाइक वाले, कार वाले, जब वो कार रिपेयर करते हैं तो उसके बाद एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं ना, कि थोड़ा चला के देखते हैं कैसा चल रहा है। सिमिलरली यू हैव परफॉर्म अ मेंटेनेंस ऑन कम्युनिकेशन सिस्टम and then you want to see ki how that is being performed. That time you can simply do a readability check. Okay, how that is being performed we are going to see. So if I try to contact with ATC, then we will follow the rules of 4W. I'm still not convinced to move further. मैं बार बार पता नहीं क्यों सोच रहा हूँ इफ निधि विल बी कंफर्टेबल विद दिस और नॉट। निधि, आर यू, एम आई ऑडिबल टू यू? आगे टॉपिक में बढ़ तो जाऊंगा, बट इफ दैट विल नॉट बी क्लियर टू हर, अच्छा छोड़ ही दिया, ये पता नहीं। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा हो गया, कम से कम टेंशन तो नहीं रहा, ठीक है। अच्छा ओके, सॉरी, आई कैन नॉट मेक सच रिमार्क सडनली, ठीक है, एटलीस्ट नाउ आई कैन मूव अहेड पीसफुली, ठीक है। सो yesterday we have seen कि how to perform the readability check. Readability check कैसे करें? Using all those 4 W's, 1, 2, 3, 4, we can do a readability check. So if I try to do readability check with Mumbai ground, we can give a call. Mumbai ground, Victor Tango Alpha November Kilo, that is W2, on frequency 1, बोलना नहीं है frequency, आप simply लिखो on 123.5, वो समझ जाएगा this is frequency only. 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 mic testing, जो भी है, एक random numbers आप दे रहे हो. And then he had asked, how do you read? Now be careful guys, never use any kind of extra adjectives or extra adverb to this. Simply say how do you read. Never say how do you read me, never say how are you reading, how am I audible, no. What to say? How do you read, that's all. Okay, no addition, no substitutes. This is the core concept. How do you read? Simple present tense, that's all. And in the reply, when you are receiving any kind of reply from anyone, that time you can say read U5. This is simple present tense. Or you can also say reading U5, ठीक है, और रीडिंग U3, रीडिंग U2. दिस टाइम यू कैन यूज रीडिंग, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्ब 4 ING, ठीक है। वर्ब का कौन सा फॉर्मेट? V4 एडिंग ING, रीडिंग U5, सुन रहा हूं, कैसे? एट अ स्केल ऑफ 5. सो आइदर यू कैन से रीड U5, आइदर यू कैन से रीडिंग U5, बोथ आर गुड टू गो, ठीक है। So this is about readability check. Now, suppose you have asked the stations कि how do you read? Station ने भी reply किया how do you read? But station is also having right. They can also ask you back how do you read? मैं तो आपको 5 पे सुन रहा हूँ, but आप मुझे कैसे सुन पा रहे हो? ये भी तो बताओ, ठीक है। They can also ask you back कि how do you read? तो हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। नाउ दैट क्वेश्चन में अराइज डायरेक्टली और दे कैन बी अराइज्ड इनडायरेक्टली, कि जो दूसरा स्टेशन था उसी ने मेरे से वापस पूछ दिया, मैं तो आपको 5 के स्केल पे सुन रहा हूं, आप कैसे सुन रहे हो मुझे? देन इन गिविंग द रिप्लाई वी आर ऑल्सो गोइंग टू मार्क हिम, बट
वी नीड टू हैव अ सेपरेट अंडरस्टैंडिंग। क्या? जब भी कोई इंपॉर्टेंट डेटा, हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे खैर फर्दर, अभी के लिए बस इतना समझो, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट परमिशन, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट कॉल्स इन द सेंस कि सेफ्टी और वेदर रिगार्डिंग मैसेजेस, ठीक है, और सेफ्टी और यू कैन से सिंपली हैजार्ड काइंड ऑफ रिपोर्टिंग इज बीइंग मेड, दैट टाइम आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट मैसेज आते हैं आप उसका रीड बैक देते हो। रीड बैक देने का मतलब कि जैसा आपने सुना सेम आप एक बार रिपीट करो। सपोज आपने पूछा कि वुड लाइक टू परफॉर्म ग्राउंड रन और इंजन ग्राउंड रन ऑन आइडल पावर, एटीसी ने कहा ग्राउंड रन अप्रूव्ड, तो आपको रिप्लाई बैक करना है। कैसे? जो उसने बोला एग्जैक्ट, ग्राउंड रन अप्रूव्ड, आपको रीड बैक देना है उसका कि आपने बोला ग्राउंड रन अप्रूव्ड। सपोज उसने बोला होगा ग्राउंड रन नॉट अप्रूव्ड, बट आपने किसी तरह से सुना कि ग्राउंड रन अप्रूव्ड, तो जैसे ही आपने रीड बैक दिया एटीसी को पता चलेगा अरे रे ये तो गलत सुन रहा है, तुरंत बोलेगा नेगेटिव, ग्राउंड रन नॉट अप्रूव्ड, ग्राउंड रन नॉट अप्रूव्ड, 2 बार 3 बार करके बोलेगा कि मैंने परमिशन नहीं दिया है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ रीड बैक। अगर मिसकम्युनिकेशन की कोई गुंजाइश होती तो उसको वहीं रोक दिया जाएगा। ह्यूमन फैक्टर में पढ़ते हैं ना, ब्रेकिंग द चेन ऑफ एरर, वो मना कर रहा है, ठीक है हमसे सुनने में एक बार मिस्टेक हो गया कि मैंने समझा कि आपने परमिशन दे दी, तो जब मैंने उसका रीडबैक दिया आपको वहीं पे रोक देना है। अगर आपने नहीं रोका तो अब मैं इंजन स्टार्ट करूंगा, बाद में आप मत बोलना कि आपने परमिशन नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने रीडबैक दिया था, ठीक है। सो रीडबैक इज ऑल्सो बीइंग गिवन फॉर द सेफ्टी एस्पेक्ट्स। तो जितने सारे परमिशन आते हैं, जितने सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर शेयर किए जाते हैं, जितने सारे अप्रूवल्स आते हैं, उन सब का रीडबैक देना होता है कि मैंने ये सुना, अगर आपने कुछ अलग बोला है तो मुझे रोक दो, नहीं तो मैं तो ये करने जा रहा हूँ भाई, ठीक है। सो व्हाट ही टोल्ड रीड यू 5, तो मैं भी एग्जैक्ट बोलूंगा रीड यू 5 कि आपने बोला है कि मुझे 5 पे सुन रहे हो। नाउ आपने फिर हमसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ डू यू रीड, अब मैं कैसे सुन रहा हूँ आपको, मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ आई एम ऑल्सो रीडिंग यू 5। लेकिन जो हम इंग्लिश यूज करते हैं इन द आरटी, दैट शैल ऑलवेज बी सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे ज़्यादा उसमें इंग्लिश का मेल मिलाप नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स इंग्लिश बोलना इज नॉट एक्सेप्टेबल। सिंपल इंग्लिश ग्रामर, तो बार बार रीड यू 5 बोलना तो ऑड लगेगा, उसको लगेगा कहीं रिपीट तो नहीं कर रहे हो। तो मैं भी उसको बोलना चाह रहा हूँ रीड यू 5, लेकिन कैसा लगेगा अगर मैं बोलूँगा रीड यू 5, कहेगा क्या भाई क्या रिप्लाई कर रहे हो। सो वी हैव सेड रीड यू 5 कि ठीक है आपका पहले मैंने रीड बैक दिया, नाउ आई एम ऑल्सो रीडिंग यू ऑन 5, तो उसके लिए हमने रिप्लाई किया स्ट्रेंथ 5 कि हमारे पास भी आपका स्ट्रेंथ 5 ही है, यू आर ऑल्सो एट 5। विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो, मैं कौन बोल रहा हूँ, आई एम विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो। अब देखो रीड यू 5 और स्ट्रेंथ 5 क्या हो गया, W3, और जो हमारा लास्ट में हमने बोला दैट इज W1। अब देखो यहाँ पे तो बोलोगे सर आपने तो ऑर्डर ही चेंज कर दिया, W3 पहले बोला W1 बाद में बोला, ठीक है। तभी मैं बार बार कह रहा हूँ W1, W2, 3, 4 दैट इज नॉट एन ऑर्डर, ठीक है। ये बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं है। आपके कॉल में ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको ऑर्डर में रखोगे वेल एंड गुड, नहीं रखोगे तो भी आदमी करेगा ही। सपोज आपने प्लेट में खाना लिया, अच्छे से चावल दाल सब्जी रोटी चपाती जो भी है अरेंज करके रखा, दैट्स ब्यूटीफुल। अब चपाती के ऊपर सब्जी रख लो, उसमें थोड़ा सा दाल रख लो, वो भी खाओगे ही, वो भी अंदर ही जाएगा, लेकिन उसको कोई अच्छा नहीं बोलेगा, और जब अच्छा नहीं बोलेगा तो रेटिंग भी कम होगी। अगर आपकी बातें अच्छी नहीं होंगी तो नंबर भी कम मिलेंगे, ठीक है। सो अपने कॉल में सब झलकना चाहिए। मैं वापस आऊँगा इस चीज़ पे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, देन यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर कि इन चारों W का यूज़ करके कितने टाइप के कॉल बन सकते हैं और क्या क्या उसका प्रोसीजर रहता है। बट अभी के लिए आप इतना ही समझो कि 4W होता क्या है और रीडेबिलिटी चेक कॉल करने का फॉर्मेट क्या है।
इतना तक समझ गए? देन जॉब डन टिल द टाइम, अभी तक के मेरे जॉब का सेटिस्फेक्शन मिल गया। इज दैट गुड? Good, sir. ठीक है, नाउ विल सी द हायरार्की ऑफ एटीसीज। एटीसी में कितने सारे ऑफिस होते हैं, कौन जूनियर है, कौन सीनियर है, कौन किसका बॉस है, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू सी द हायरार्कीज ऑफ एटीसी और एटीसी ऑफिसेस। एटीसी में कितने टाइप के ऑफिस होते हैं जिनसे हमको बात करने की जरूरत पड़ सकती है, और उन सबका कॉल साइन क्या है, कैसे बोलेंगे, कैसे बात करूंगा उनसे, क्या नाम है उन लोगों का, ठीक है? सो जो पूरे एरिया का मालिक होता है, रीजनल हेड, ठीक है, रीजनल हेड, बिग बॉस अंडर एटीसी, दैट इज नोन एज एरोनॉटिकल स्टेशंस रेडियो। उसको बोलते हैं रेडियो स्टेशन, ठीक है? उसका नाम है रेडियो, शॉर्ट फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो RDO। वो एक्चुअल में कौन सा स्टेशन होता है? दे आर FIR कंट्रोलर। FIR मतलब फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, यू कैन मेक द नोट, ठीक है? FIR मतलब फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, वो फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन का हेड है, रीजनल हेड, ठीक है? हम आएंगे फिर FIR क्या होता है। उनको पुकारा जाता है किस नाम से? रेडियो। और वो VHF पे बात ही नहीं करते हैं, ठीक है? वो किस पे बात करते हैं? HF पे। आप रेडियो को जब कॉल लगाओगे या रीजनल कंट्रोलर को कॉल लगाओगे, दैट कॉल शैल गो ऑन HF, ठीक है? सो बिग बॉस HF ये ज़्यादा बात नहीं करते, ठीक है? दे आर रूल मेकर्स। आप शायद अपने कंपनी के VP से कभी बात भी नहीं किए होगे, बट आपका भी काम चल रहा है, उनका भी काम चल रहा है। सिमिलरली रेडियो आउट ऑफ द बाउंड यूज बहुत कम आता है। जब आप HF सिस्टम चेक कर रहे हो तब शायद आप बात कर लो, बट उसको भी कोई बॉदर नहीं करता है कि छोड़ो ना, कौन देखे, VHF काफ़ी है, ठीक है? सो बिग बॉस रेडियो कंट्रोल टॉक्स ऑन HF नोन एज रेडियो। अब आते हैं अपने एरिया के भाई लोग, कौन कौन से? सबसे जो आप कह सकते हो छोटे कंट्रोलर्स हैं, ये जो सबसे जूनियर लेवल कंट्रोलर्स हैं, दे आर ग्राउंड कंट्रोल और एप्रॉन कंट्रोल, ये दोनों, ठीक है? ग्राउंड कंट्रोल और एप्रॉन कंट्रोल, जिनका काम है ग्राउंड का मूवमेंट देखना कि 10 एयरक्राफ्ट आ गए हैं एक एप्रॉन पे, कौन सा किस साइड लगेगा, वो वाला उस जहाज पे ले जाओ, वो वाला उस कोने में ले जाओ, उसको उस पे नंबर पे पार्क कर दो, इसका डायरेक्शन अपोजिट करके रखो, उसका डायरेक्शन टेढ़ा करके रखो, ठीक है? ये आ गए हमारे ग्राउंड कंट्रोलर्स, ठीक है? कई बार किसी किसी एयरपोर्ट पे एप्रॉन्स दूर दूर होते हैं, आप एक एप्रॉन पे खड़े हो जाओगे ना, दूसरा एप्रॉन दिखेगा भी नहीं, ठीक है? तो उस केस में एक ग्राउंड कंट्रोलर किसी एक ऑफिस में बैठ के पूरे ग्राउंड के मूवमेंट का नजर नहीं रख पाता है, ओवरलोड हो जाएगा। तो उस केस में एप्रॉन कंट्रोल बना दिया जाता है कि तुम भाई 3 के मालिक, एप्रॉन 3 तुम्हारी जिम्मेदारी, ठीक है? तो जो सबसे छोटा होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड। उनका जो रियल डेजिग्नेशन होता है उसको बोला जाता है SMC, सरफेस मूवमेंट कंट्रोल, और उसको डिनोट करते हैं SMC से, सरफेस मूवमेंट कंट्रोलर। उसका कॉल साइन है ग्राउंड, किस नाम से पुकारा जाता है? ग्राउंड, ठीक है? लाइक जो इंडिया का नाम है, रजिस्टर्ड नेम ऑफ इंडिया, दैट इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया, लेकिन बोलते क्या है सब लोग? इंडिया, लाइक दैट। या फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आइडेंटिफिकेशन है इंडिया का, तो वहां पे लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत, बट बोलना क्या है उसको? इधर इंडिया बोल दो या भारत बोल दो, सिंपली डेजिग्नेटेड नेम इज सरफेस मूवमेंट कंट्रोल, लिखा जाएगा SMC शॉर्ट फॉर्म में, बोला जाता है ग्राउंड। सिमिलरली एप्रॉन कंट्रोल बोला जाएगा एप्रॉन, ठीक है? एंड दे आर एप्रॉन कंट्रोलर्स। उसके बाद आता है टावर। टावर का डेजिग्नेटेड नेम है एरोड्रोम कंट्रोल टावर,
क्या है पर्पस? एरोड्रोम का कंट्रोल करेगा ये, ठीक है। दिस टावर विल कंट्रोल द एरोड्रोम। जो मामला ग्राउंड या एप्रोन से नहीं संभाल पाएगा, टावर देखेगा। और कुछ स्पेसिफिक जॉब कि रनवे पे कौन सा एयरक्राफ्ट खड़ा है, किसको पहले टेक ऑफ को परमिशन दें, किसको डिले करवाएं, किसको रोकें, कौन सा लैंडिंग एयरक्राफ्ट आ रहा है उसको तुरंत एप्रोन तक भेजना है। तो सच डिसीजंस विल बी मेड बाय टावर, एरोड्रोम कंट्रोल टावर। लिख सकते हो TWR शॉर्ट फॉर्म में, बोलना है टावर। एंड देन एरोड्रोम अप्रोच कंट्रोल। आपके एयरपोर्ट पे ग्राउंड का काम बट गया, रनवे का काम बट गया, यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट लैंड होने के लिए आ रहा है, सडनली 5 एयरक्राफ्ट आ गए, टावर सर पकड़ लेगा, ठीक है। फिर आएंगे उसके बड़े बॉस, एक काम करो, सिर्फ एक एयरक्राफ्ट एक बार में आएगा, बाकी सब जाओ चक्कर लगाओ, ठीक है, गो फॉर अ गो अराउंड। दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय अप्रोच कंट्रोल, ठीक है। एरोड्रोम अप्रोच कंट्रोल उसको बोला जाता है जनरली अप्रोच, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गया, दैट विल बी नोन एज अप्रोच, ठीक है, अप्रोच। एंड द शॉर्ट फॉर्म फॉर द अप्रोच कंट्रोल इज APP, अप्रोच। देन हमारे जनरल मैनेजर्स, जो कि मैनेजर भी हैं और समहाउ उनके कभी कभी दर्शन भी हो जाते हैं, ठीक है। एंड उनका कोई ना कोई रोल दिखता भी है कि हाँ ये भी कुछ काम करते हैं, ठीक है। दे आर एरिया कंट्रोल सेंटर, ACC उसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में कंट्रोल। ये एरिया कंट्रोल सेंटर इस पूरे पे ओवरव्यू करेगा, प्लस उसका कोई स्पेसिफिक जॉब रहेगा। क्या स्पेसिफिक जॉब रहेगा? कि जो किसी एयरपोर्ट के कंट्रोल क्षेत्र से बाहर हो गया, वो पहुंचेगा एरिया के पास। नागपुर एयरपोर्ट टावर का ये रेंज रहा, अप्रोच का रेंज ये रहा, कोई एयरक्राफ्ट यहाँ पे भटक रहा है, कोई यहाँ पे गुम हो गया, किसी को यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है, तो इसको कौन गाइड करेगा? एरिया कंट्रोल सेंटर, ACC, ठीक है। सो वन बाय वन विल सी द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेशंस। कौन कौन से पोस्ट हैं? एप्रॉन, ग्राउंड, टावर, अप्रोच एंड कंट्रोल। सो एक एग्जांपल लेते हैं मुंबई का। सपोज हमको मुंबई एयरपोर्ट के एरिया कंट्रोल सेंटर को कॉल करना है, तो हम क्या बोलेंगे? मुंबई कंट्रोल। मुंबई एयरपोर्ट के अप्रोच कंट्रोल को कॉल करना है, मुंबई अप्रोच, मुंबई टावर, मुंबई ग्राउंड, ठीक है। एप्रॉन कंट्रोल मुंबई, ठीक है। एप्रॉन कंट्रोल एप्रॉन नंबर 3, लाइक दैट। एंड देन रेडियो तो खैर बड़े बॉस हैं, मुंबई रेडियो, कोलकाता रेडियो, चेन्नई रेडियो, लाइक दैट, ठीक है। विल टेक अनदर एग्जांपल ऑफ बैंगलोर। बैंगलोर एप्रॉन कंट्रोल एप्रॉन नंबर 3, क्योंकि ये खास एप्रॉन के हैं। बैंगलोर ग्राउंड, बैंगलोर टावर, बैंगलोर अप्रोच, बैंगलोर कंट्रोल, डन। तो इसमें प्रीफिक्स क्या लगाना है? बैंगलोर। प्रीडेशर कौन है? बैंगलोर। आगे क्या आएगा? बैंगलोर के ATC का कौन सा ऑफिस, ठीक है। बैंगलोर कंट्रोल, बैंगलोर अप्रोच, बैंगलोर टावर, बैंगलोर ग्राउंड, सच। नाउ depending on the size of airport the establishment may vary। छोटे एयरपोर्ट पे हो सकता है सिर्फ एक टावर दे के छोड़ दे, बड़े एयरपोर्ट पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो। जस्ट हैव अ लुक ऑन भोपाल। भोपाल के पास बेचारा सिर्फ एक टावर ही है, क्यों? क्योंकि गिनती के 5-7 एयरक्राफ्ट आते हैं, इतने सारे ATC कंट्रोलर रख लेगा, पता चला दूल्हा से ज़्यादा बाराती इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। तो नहीं, फैसिलिटी के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, कौन कितना रेवेन्यू कमा रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है, या फिर ट्रैफिक के हिसाब से। और ट्रैफिक भी हमेशा डजंट मेक सेंस। जो ट्रेन्स होते हैं उसके जनरल और स्लीपर कोचेज में बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक ट्रेन में 50 जनरल बोगी लगा देगा, नहीं। अगर तुम रेवेन्यू कमा के नहीं दे रहे हो, रहने दो, मुझे नहीं पता कैसे काम चलाओगे अपनी कंपनी, ठीक है।
So if airport is having more traffic, they can earn more revenue. ट्रैफिक के बावजूद पैसा नहीं कमा के दे रहे तो मुझे नहीं पता, जा मैनेज करो जैसे करना है. So depend on the facility and strength of the authority of that airport. कि उस एयरपोर्ट का अथॉरिटी कितना पावरफुल है. बेंगलोर एयरपोर्ट का ऑपरेटर BIL बहुत पैसा है, उसका बस चले ना तो दिल्ली से हेडक्वार्टर उठा के बेंगलोर करवा ले, बहुत पैसे वाला है. पुणे एयरपोर्ट अथॉरिटी गरीब है बेचारा, जितना उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया लेगा, जितना उसको एयरफोर्स वाले ने रिलैक्सेशन दिया लेगा, बाकी मैनेज करेगा. ठीक है, सिमिलर्स. सो किस एयरपोर्ट पे कितने सारे ऑफिसेज हैं ये हमको कहाँ से पता चलता है? चार्ट से. ठीक है, और रियल चार्ट से भी पता चलता है. I'll show that image, wait for that. So there is an एयरपोर्ट नागपुर फॉर एग्जाम्पल. अब देखो नागपुर के पास कितने सारे एयरपोर्ट हैं, सारी फैसिलिटीज ऑलमोस्ट हैं. SMC मीन्स ग्राउंड भी है इसके पास, टावर भी है, अप्रोच भी है, कंट्रोल भी है. ठीक है, वहीं बेचारा भोपाल एयरपोर्ट सिर्फ टावर है इसके पास, इंदौर सिर्फ टावर. ठीक है, लुक एट द अहमदाबाद, टावर है, अप्रोच है, कंट्रोल है, ठीक है, ग्राउंड नहीं है. क्यों? क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट आप कभी जाना, इतना बड़ा ही उसके पास एप्रोन है. ठीक है, नो इतना बड़ा नहीं है, एक ही एप्रोन है. ऑल टुगेदर 5-7 एयरक्राफ्ट आपको सामने दिख जाएंगे. तो वहाँ पे कभी उसको ग्राउंड कंट्रोलर की जरूरत ही नहीं पड़ी, टावर ही काफ़ी है, अकेला बॉस देख लेगा. ठीक है, सो दैट डिपेंड्स ऑन द फैसिलिटी एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर. नाउ अब आप सब देख रहे होंगे एक डेटिस भी लिखा हुआ है. क्या ये एक ATC का डिपार्टमेंट है? क्या एक ATC का ऑफिस है? नो, दैट इज समथिंग डिफरेंट थिंग. आई विल बैक टू यू. बट ये कोई ATC का ऑफिस नहीं है. अभी के लिए इतना ही जानिए, हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि डेटिस है क्या. ठीक है, सो किस एयरपोर्ट पे कितने ऑफिसेज हैं ये हमको चार्ट में दिखेगा. ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं चलेगा, हमेशा पता चलेगा. किस एयरपोर्ट पे कितने सारे ऑफिसेज हैं, ग्रीन कलर में हमेशा लिखा रहेगा. कहाँ लिखा रहेगा? इमीडिएटली टू द नियर टू द एयरपोर्ट, एकदम पास में लिखा रहेगा. बट कई बार भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है. कैसे? देखो एक एयरपोर्ट है शिमला, यहाँ पे इसको शिमला और टावर लिखने की जगह ही नहीं बचा, यहाँ पे स्पेस कम है तो साइड में लिख दिया, लेकिन लिखा जरूर. चंडीगढ़, यहाँ पे स्पेस कम हो गया तो यहाँ पे लिख दिया. तो हर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि किस एयरपोर्ट पे कितने सारे ATC ऑफिसेज हैं और किस फ्रीक्वेंसी पे वो काम करते हैं. ठीक है, सो ऑल टुगेदर इन द चार्ट्स यू आर गोइंग टू सी किस एयरपोर्ट पे कितने सारे ऑफिसेज हैं एंड व्हाट आर देयर यूजेबल फ्रीक्वेंसीज. कौन से फ्रीक्वेंसी को टैप करूं तो उनको कॉल लगेगा, उनका मोबाइल नंबर क्या है. ठीक है, so this was the ATC hierarchy. Now let me know about understanding over this topic. Was that clear to you everyone? Clear, sir. Yes, sir. Okay, ठीक है. Now I'd like to show one topic कि ये तो हो गया hypothetical chart. ये जो एग्जाम था, सॉरी ये जो चार्ट था, दिस वाज हाइपोथेटिकल चार्ट. ये तो मन ग्रंथ है. रियल चार्ट में, ठीक है, कैसे दिखेगा कि किस एयरपोर्ट पे क्या है, ये तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में. रियलिटी में भी अगर आप अपने एयरक्राफ्ट में चार्ट निकालोगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स होते हैं, अगर आप वो देखोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है, कि किस एयरपोर्ट पे कितने सारे ऑफिसेज हैं. ठीक है, जो ये वाला चार्ट है ना, ये हाइपोथेटिकल चार्ट कहलाता है, मन ग्रंथ है. मैं एक बार इलेक्ट्रॉनिक चार्ट निकाल के दिखा देना चाहता हूँ, देन विल मूव अहेड. ओके, नाउ समवन प्लीज लेट मी नो क्विकली फ्रॉम not good to say junior to senior, but low command से high command के ATC officers if you all can tell together कि सबसे कम पावरफुल कौन है, उसके बाद कौन है, देन हाईएस्ट कौन है. Don't be shy, be participated. Don't be shy, be participated. Don't be shy. कौन है anyone? सबसे कम तो
SMC हाँ। ग्राउंड, हाँ उसके बाद है अप्रोच, नहीं एप्रॉन, एप्रॉन सॉरी, ठीक है। एप्रॉन कंट्रोल, उसके बाद है अप्रोच, नहीं टावर सॉरी, टावर के बाद अप्रोच, अप्रोच के बाद कंट्रोल। ठीक है, अप्रोच के बाद कंट्रोल। अब ग्राउंड और एप्रॉन, वो जो दो है ना, उसको एक ही मान के चलो। एप्रॉन बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे है भी नहीं, आई डोंट थिंक बेंगलोर में है। बेंगलोर में नहीं है ना एप्रॉन कंट्रोल करके कुछ? नहीं है आई गेस, बेंगलोर एयरपोर्ट पे नहीं है। मुंबई एयरपोर्ट पे आपको एक एप्रॉन कंट्रोल दिखेगा, एंड आई थिंक दिल्ली में है। ठीक है, मैंने दिल्ली में कभी काम नहीं किया, बट दिल्ली में है। तो एप्रॉन और ग्राउंड को ऑल टुगेदर साथ ही लेके चलना। और एक बात और, एग्जाम में आपको किसी भी चार्ट में कहीं भी एप्रॉन नहीं दिखेगा। ठीक है, सो अगर एप्रॉन या ग्राउंड आता भी है, सो दे आर समहाउ सिमिलर। ठीक है, उसमें सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं है। अगर कभी आए तो उस टाइम भी एसएमसी बड़ा होगा, ग्राउंड कंट्रोलर एप्रॉन से ऊपर रहेगा। तो सबसे छोटा कौन रहेगा? एप्रॉन। नाउ लेट मी नो इफ दिस चार्ट इज विजिबल टू यू ऑल। इज माय स्क्रीन अभी विजिबल जो मैंने शेयर किया है? हाँ, नाउ दिस इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ट, रियल वाला चार्ट जो एयरक्राफ्ट में होता है। सी, दिस इज द अहमदाबाद एयरपोर्ट। ठीक है, दिस इज द चार्ट एड ओपन विद द टर्मिनल चार्ट ऑफ अहमदाबाद। इधर देखो ऊपर में, अहमदाबाद के पास क्या है? ग्राउंड। कहाँ बैठता है? टावर के अंदर ही बैठता है। ठीक है, GND ग्राउंड। उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 118.1। दिस इज द रियल चार्ट। अब आप बोलोगे सर 2 मिनट पहले तो आपने बोला कि चार्ट में अहमदाबाद के पास ग्राउंड ही नहीं है। दैट इज हाइपोथेटिकल ऑल टुगेदर। रियल में अहमदाबाद के पास ग्राउंड है। कहाँ बैठता है? टावर के ही अंदर। क्या है फ्रीक्वेंसी? 118.1। फिर क्या है? टावर। टावर की क्या है फ्रीक्वेंसी? 119.6। ये कौन है भैया? ये है डेटेस। आपको वेदर इन्फॉर्मेशन सुनने हैं 1 to 6 एट डेसिमल पे ट्यून कर, ये मस्त सुनाएगा। टेम्परेचर 370 डिग्री, 370 नहीं 37 डिग्री, ह्यूमिडिटी 32, रनवे 27, विंड्स 2 नॉट्स, लाइक दैट जो भी है। ठीक है, वो कंप्यूटराइज्ड स्लोगन होते हैं 1-2 मिनट के लिए। ठीक है, आएंगे ऑल टुगेदर इस टॉपिक पे। सो कहाँ पता चला? चार्ट पे। ये चार्ट एयरक्राफ्ट में अपडेटेड रहते हैं, तो पायलट जैसे ही किसी टर्मिनल को ट्यून करेगा तुरंत पता चलेगा कि उस टर्मिनल पे कितने ऑफिस हैं। अगर इसके पास 5 रहेंगे, सेक्शन बढ़ता जाएगा, 5 का सेक्शन बन जाएगा। हाँ भैया ये भी है। ठीक है, 3 है तो 3 का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इधर ही। डन। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जो रनवे है उसका डायरेक्शन क्या है? एक है रनवे 23, दूसरा है रनवे 5। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे कितने एप्रॉन हैं? 3, 3, 1, 2। बट आई थिंक ये ज़्यादा रियल नहीं है। ठीक है, बना दिया मैप में। मेन आपका एक ही वहाँ पे एप्रॉन है जो कि सामने सामने दिख जाता है। बाकी पुराने कुछ एस्टेब्लिशमेंट होंगे जिनको दिखा के रखा होगा। डन। और भी इंफॉर्मेशन, तो ये सब आपको दिखते हैं टर्मिनल चार्ट्स में। ठीक है, और किस फ्रीक्वेंसी पे बात करना है, कैसे बात करना है, ये आपको एयरक्राफ्ट में भी पता चलता है। ठीक है, सो अगर कभी कंफ्यूजन आए कि सर हाइपोथेटिकल चार्ट में तो ठीक है आपने दिखा दिया, बट हमेशा हाइपोथेटिकली थोड़ी रियलिटी है। कहाँ पता चलेगा? चार्ट्स में। कैसे? टर्मिनल चार्ट्स में। डन। सो दिस वन वाज अबाउट charts and the offices of ATC, or you can say the establishments of ATC which are available on an airport. Apron, ground, tower, approach, control. ठीक है, apron, ground, tower, approach, control. एप्रॉन आपको कहीं भी एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा? मेनली 4: ग्राउंड, टावर, अप्रोच, कंट्रोल। ग्राउंड, टावर, अप्रोच, कंट्रोल, दैट्स ऑल। क्लियर? Now we move to our next topic. Is that good to go, guys? Yes, sir. Okay. Now बंद कर दिया क्या? हाँ, हमने बोला था कि समथिंग इज इम्पोर्टेंट टू गिव एज रीड बैक। रीड बैक दीजिए।
कि आपने मेरी बातों को कैसे सुना। ठीक है, जनरली नॉर्मल फील्ड में भी उसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक, बोलते हैं कि फीडबैक दो कि कैसा लगा, अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, लाइक दैट। सो सिमिलरली रीड बैक देना है हमेशा, ठीक है। एंड यू शुड गिव अ रीड बैक्स ऑफ क्या क्या, एक बार उस पर ऑल टुगेदर नजर मार ही लेते हैं। जब भी कोई इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स शेयर किया जाता है आपके साथ, ठीक है, सी, जब भी आपको रूट क्लियरेंस मिलता है, किसी भी टाइप का क्लियरेंस या इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, किसी रनवे पे लैंड करने का परमिशन मिल रहा है, टेक ऑफ का परमिशन मिल रहा है, किसी रूट को क्रॉस करने का परमिशन मिल रहा है, बैक ट्रैकिंग का परमिशन मिल रहा है, ठीक है, या फिर किसी अल्टीट्यूड के लिए क्लियरेंस मिल रहा है कि ठीक है 35,000 फीट पर चले जाओ, ठीक है, कोई स्क्वाक कोड आपको अलॉट किए जा रहे हैं, लेवल इंस्ट्रक्शंस इज आल्सो सिमिलर अल्टीमेटरी सेटिंग्स, हेडिंग दाएं मुड़ जाओ, स्पीड का इंस्ट्रक्शंस कि रिड्यूस योर स्पीड, योर लैंडिंग स्पीड इज टू हाई, ठीक है, यानी किसी भी टाइप के पैरामीटर, स्केल, नंबर, परमिशन, इन सब टाइप की चीजें अगर आपके साथ शेयर की जा रही हैं तो उसका रीडबैक दीजिए, क्यों, क्योंकि इन सारी चीजों में कंफ्यूजन हो सकते हैं, ठीक है। सपोज खैर ELT में तो नहीं रहता है कोई किसी भी टाइप का कोड, बट एक हेक्साडेसिमल कोड रहता है। तो सपोज आपने ATC से परमिशन मांगा कि मैं ELT का टेस्ट कर रहा हूं, तो आपके हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है, जो भी रहेंगे उसको ऑब्जर्व करेगा ATC, ठीक है। उसी टाइम पे, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट सपोज उसी टाइम पे कोई एक रियल इंसिडेंट हो गया, उसको तुरंत दिखेगा 2 हेक्साडेसिमल कोड, यानी उसको 1215 पे जो कोड रिसीव होंगे 2 रिसीव होंगे, फिर वो तुरंत चेक करेगा कि आपका वाला कौन सा है। नहीं, आपसे टेस्टिंग का परमिशन किसने मांगा, विक्टर ट्रायंगो अल्फा ब्रावो चार्ली ने, चलो ठीक है, विक्टर ट्रायंगो अल्फा ब्रावो चार्ली सेफ है, वो टेस्ट कर रहा है। दूसरा कौन सा एक्टिवेट हो गया, तुरंत उसको अलर्ट हो जाएगा वहाँ पे। किसी भी टाइप के पैरामीटर्स अगर शेयर किए जाते हैं या आपसे बताए जाते हैं, उसका रीडबैक दीजिए, ताकि किसी भी टाइप का कंफ्यूजन या एरर की गुंजाइश नहीं रहे। डन। उसने बोला सपोज 2 रनवे हैं, ठीक है, सपोज 2 रनवे हैं, उसने बोला कि टेक ऑफ फ्रॉम रनवे 2-3, ऐसे चांसेस तो बहुत कम ही होते हैं, बट सपोज आपने समझा कि रनवे 2-5 से टेक ऑफ करना है, अभी अपनी गाड़ी घुमा के यहाँ पे पार्क कर दिए, दूसरा एयरक्राफ्ट भी पीछे से आ रहा है कि हमको भी 2-5 से उड़ने के लिए बोला गया है, अब आप दोनों लड़ाई करोगे इधर जाके कि किसको बोला गया, ठीक है। तो जैसे ही आपको किसी ने कहा कि क्लियर फॉर टेक ऑफ फ्रॉम रनवे 2-3, गिव अ क्लियर फॉर टेक ऑफ फ्रॉम 2-3, वो अपने आप बोल देगा कि नहीं 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 रनवे 2-3 नहीं। या सपोज कई बार ATC से मिस्टेक हो गया, उसी ने आपको भी बोल दिया 2-5 से, दूसरे एयरक्राफ्ट को भी बोल दिया 2-5 से, तो आप रीडबैक दो ताकि उसको याद आए कि अच्छा स्लिप ऑफ टंग तो नहीं हो गया, क्या मैंने दोनों को क्लैश तो नहीं करवा दिया। डन। सो रीडबैक इज नेसेसरी फॉर व्हाट काइंड ऑफ पैरामीटर्स, सच पैरामीटर्स, ये सब लिखे हुए हैं आपके नोट्स में, जब भी आपको मिलेगा ये सब पता चल जाएगा इन डिटेल, पता तो ऐसे भी अभी चल जाएगा। डन। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, and something is known as pre-flight radio check or pre-flight communication system check, pre-flight checks of communication equipment, ये जनरली पायलट कर लेते हैं किसी भी डिपार्चर से पहले, ठीक है, एंड दैट इज वेरी बेसिक कि आप सिंपली एक रीडेबिलिटी चेक कर दो, ठीक है। प्री फ्लाइट रेडियो चेक बोले या प्री फ्लाइट रीडेबिलिटी चेक बोले, प्री फ्लाइट चेक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम बोले, सिंपल VHF ट्यून करो, नॉर्मल रीडेबिलिटी चेक कर डालो, ठीक है, एज गुड एज रीडेबिलिटी चेक, सो दैट इज नोन एज प्री फ्लाइट रेडियो सिस्टम्स चेक। डन। ओके, सो इट्स 10 o'clock टुडे, ठीक है, आधे घंटे का टाइम लूंगा, एक और टॉपिक पढ़ा के निकलता हूँ, ज़्यादा अवॉइड करना भी ठीक नहीं है।
increase is not for today. ठीक है. Now ये सब तो हो गया हमारे बेसिक कम्युनिकेशन के टेक्निक. अब आपने एक एयरपोर्ट बनाया, ठीक है. भगवान करे ऐसा भी दिन आए कि आप लोग एयरपोर्ट बनाओ, क्योंकि इंडिया में ज़रूरत है प्राइवेट एयरफील्ड्स की. सपोज या आपके गवर्नमेंट ने एक एयरपोर्ट बनाया, उसको बोला जाए कि आप एयरपोर्ट का नाम रख दो, ठीक है. या फिर हमारे आसपास गली मोहल्ले में रोड बनते हैं, या सिटी में रोड बनते हैं, या क्रिकेट स्टेडियम बनते हैं. तो अगर लोगों को आज़ादी दे दी जाए ना, या छूट दे दिया जाए कि अपना अपने एयरपोर्ट का नाम रख लो, तो पता चले इंडिया में कम से कम 25 एयरपोर्ट निकले महात्मा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है. जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, ठीक है. एमजी रोड, महात्मा गांधी रोड, या महात्मा गांधी म्यूजियम, महात्मा गांधी स्टेडियम्स. ऐसे आपके सिटीज़ में आसपास कहीं ना कहीं बहुत सारे मिल जाते होंगे. या महाराष्ट्र के पीपल दे लव शिवाजी वेरी मच, तो अगर उनको मिले तो हर स्टेशन का नाम ही वो रख दे शिवाजी, शिवाजी स्टेडियम या शिवाजी एयरपोर्ट्स. पुणे में भी दे लव शिवाजी वेरी मच, देयर ही इज़ अ ग्रेट महापुरुष अपने भारत के सबसे बड़े. तो पुणे एयरपोर्ट का नाम भी शिवाजी एयरपोर्ट, महाराष्ट्र में मुंबई एयरपोर्ट का नाम भी शिवाजी एयरपोर्ट, नागपुर का भी नाम शिवाजी एयरपोर्ट. या फिर अगर सपोज कि बिहार या यूपी के साइड कहीं नाम रखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट. पटना एयरपोर्ट का भी नाम जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट का भी नाम जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट का भी नाम जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट. अब फॉरेन से कोई बंदा एयरक्राफ्ट लेके आ रहा है, उसको बोलो इंडिया में लैंड करना है, बोलेगा कहाँ? अरे यही अपने जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट पे. बोलेगा कहाँ? कौन से जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट पे? किस पे लैंड करूं? ठीक है. एमजी रोड आ जाओ, कंफ्यूज हो जाएगा, कितने सारे एमजी रोड कितने सारे सिटीज में है. सो ठीक है, आप उसका ऑल टुगेदर एक आइडियल के नेम रखते हो, दैट इज गुड, दैट इज मच अप्रिशिएटेड. आपने अपने आइडियल के नाम पे ज़्यादा प्रोस्पेरिटी के लिए एक एयरपोर्ट को नाम दिया, बट दैट इज फॉर ट्रेड नेम, ठीक है. दैट इज योर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट जेंटलमैन और दैट आइडियल पर्सन. बट कहीं ना कहीं आप उसको टेक्निकली स्पेसिफाई भी करो, ठीक है, कि द एयरपोर्ट दैट इज अवेलेबल इन नागपुर इज दिस एंड दैट इज अवेलेबल इन पुणे दैट इज दिस. टेक्निकली दे आर दिस, लाइक दैट. तो टू अवॉइड एनी confusions for the nomenclature of airport, something has been introduced as ICAO location designator. लोकेशन डिजिग्नेटर की किसी लोकेशन को डिजिग्नेट कैसे करो? ऐसा नहीं कि सारे एयरपोर्ट्स का नाम जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट रख दिया, ठीक है. रूल्स बनाए गए कि हाउ यू विल डिजिग्नेट एनी एयरपोर्ट. What shall be the call sign of airports? उसको हम लोग समझेंगे विद एन एग्जांपल ऑफ मुंबई एयरपोर्ट से. नाउ सबसे पहले मुंबई एयरपोर्ट को देखते हैं, जिसका एक और लोकेशन डिजिग्नेटर है VABB, विक्टर अल्फा ब्रेवो ब्रेवो, ठीक है. दैट इज द एयरपोर्ट कोड ऑफ मुंबई. तो कैसे डिजिग्नेट किया गया? जस्ट हैव अ लुक. 4 डिजिट के होते हैं लोकेशन डिजिग्नेटर. चारों डिजिट को हमने पहले एक्सट्रैक्ट कर दिया. नाउ वर्ल्ड को डिवाइड किया गया ओवर 22 AFSRA, 22 अफसरा. ये अफसरा का फुल फॉर्म क्या है? एरोनॉटिकल फिक्स्ड सर्विसेज रूटिंग एरिया. क्या? रूटिंग एरिया. किस चीज़ का? एरोनॉटिकल फिक्स्ड सर्विसेज का. एयरपोर्ट अगर आपने बना दिया दैट इज अ फिक्स्ड सर्विस. वो ऐसा नहीं है कि आज कैंपेगौड़ा में 10 दिन बाद वो मूव करके ये लहंका आ जाएगा. नो, दैट इज फिक्स्ड सर्विसेज, लैंड पे है, ठीक है. तो उस फिक्स्ड सर्विसेज का रूटिंग एरिया क्या होगा, उसको कैसे आप एक लार्जर एस्पेक्ट्स में डिवाइड करोगे. तो 22 अफसरा बनाए गए, ठीक है, पूरे दुनिया में.
नाउ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब है इंडिया एंड इसके आसपास के छोटे मोटे देश, ठीक है, छोटे मोटे जस्ट इन द सेंस ऑफ साइज, द प्रोस्पेरिटी और रिकॉग्निशन में भी हाई, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। इंडिया इंक्लूडिंग नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, लाओस, ये म्यांमार है आई गेस, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ना ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, श्रीलंका, मालदीव्स, और भी कोई छोटा कंट्री है नहीं। तो इतने सारे कंट्री, सम ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, SEA, आपने कई बार सुना होगा, साउथ ईस्ट एशिया, इंक्लूडिंग इंडिया और उसके आसपास के देश, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसको डिजिग्नेट किया गया लेटर V, कि आपके देश में अगर कोई एयरपोर्ट ओपन करोगे तो पहला लेटर रखोगे V, ठीक है। चाइना का हो गया जुलू, रशिया का हो गया यूनिफॉर्म, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, कतर, जो भी है छोटे छोटे काफ़ी सारे देश, ऑस्कर, अफ्रीका का नदर्न अफ्रीका, होटल, सदर्न अफ्रीका, फॉक्सट्रॉट, यहाँ पे नामीबिया, नाइजीरिया और भी छोटे छोटे देश हैं, डेल्टा, ठीक है, और भी जो भी साउथ ईस्ट एशियन के ये वाले रीजन के कंट्रीज हैं, वेस्टर्न अफ्रीकन, गल्फ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं साइप्रस, टर्की, इटली, ब्रावो, ठीक है, स्पेन, पुर्तगाल, जो भी और भी एक दो छोटे छोटे कंट्रीज है, लिमा, यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग स्वीडन, फिनलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, दैट इज एको, ये स्कॉटलैंड या कोई आइलैंड टाइप, आइसलैंड का नाम है इस देश का, ये भी ब्रावो। अब देखो ब्रावो में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, दो जगह ब्रावो, यहाँ पे एक ही देश है आइसलैंड, ठीक है, तो यहाँ पे एयरपोर्ट भी नहीं रहता है भी नहीं, शायद कमी है, एक ही आई गेस। कनाडा C, US का कोई एयरपोर्ट खुलेगा पहला लेटर रहेगा K। साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, वहाँ पे कोई एयरपोर्ट ओपन करेगा, नाम रहेगा S। ऑस्ट्रेलिया में यांकी, पपुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, अल्फा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, विस्की, फिलीपींस, जापान, रोमियो, ठीक है। तो सबको अपना अपना एरिया बांट दिया कि अब इस हिसाब से अपना अपना नाम रखना। तो जब कभी भी कोई एयरपोर्ट खुलेगा पहला लेटर रहेगा बेस्ड ऑन द AFSRA। फिर आया कि अब आगे क्या इंडिया और नेपाल के एयरपोर्ट एक ही जैसे रहेंगे? नहीं, फिर डिवाइड करो उसको FIR में। FIR इज फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, ठीक है। हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, बाकी दूसरे देश से मतलब नहीं है फिलहाल, ठीक है। इंडिया में टोटल 4 FIR रीजन बनाए गए। वैसे भी इट वॉज अ टाइम ऑफ 1960-70s, किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट्स आते थे ना, 4 ही स्टेट में बढ़ते थे, सॉरी 4 ही सिटीज़ में बढ़ते थे उसके रीजनल कंट्रोल्स, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हर चीज़ का रीजनल ऑफिस इन्हीं चारों के पास। मद्रास वन ऑफ द मोस्ट फेमस रीजन, दैट इज चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली ऑल टुगेदर वन कैपिटल, एंड वेस्टर्न इंडिया का गढ़ मुंबई। तो सब कुछ इन्हीं चारों को मिलता था पहले, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। सो वी हैव 4 FIRs, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। बट यहाँ पे ये जो छोटा सा देश है अभी तो बहुत बवाल काट रहा है यहाँ, ऑल टुगेदर दे वर इन फायर, ठीक है, पहले भी फायर पे ही थे ये लोग। ये था कभी पाकिस्तान, ठीक है, एंड ऑल टुगेदर दिस इज फॉरेन टेरिटरी। तो सपोज आप एक रेडियो कंट्रोलर कोलकाता में एस्टेब्लिश कर दिया आपने, और कंट्रोल आपको नॉर्थ ईस्ट भी करनी है, पूरा त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, हर एक एरिया पे आपको नज़र रखना है, नागालैंड। तो आप यहाँ से बैठे बैठे इसको कंट्रोल आपने किया,
लेकिन बांग्लादेश भी अपने कब्जे में आ गया। तो पाकिस्तान वालों ने सवाल उठाए कि नहीं भाई, तुम कैसे करोगे मुझे पता नहीं, बट हमारे कंट्री में इंटरफेयर मत करोगे, नहीं करोगे। बोला ऐसे कैसे, यहाँ से तो हम करना ही है हमको। नो, यू कैन नॉट इंटरफेयर इन माई एयर स्पेस। तो जब वो पाकिस्तान था तो उसने इंटरफेयर करने से मना किया कि नो, तुम जानो कैसे हैंडल करोगे। फिर ईस्टर्न एफआईआर को 2 पार्ट में सब डिवाइड किया गया। वन इज कोलकाता एफआईआर, अनदर वन इज गुवाहाटी एफआईआर। बट गुवाहाटी एफआईआर को ऑल टुगेदर एक छोटा सा एरिया दे दिया गया, छोटा सा कंट्रोल जोन। वो कंट्रोल जोन दिया गया इन द टर्म ऑफ अल्टीट्यूड कि अप टू 26,000 फीट, दैट इज आवर ट्रोपोस्फेयर। 28,000 फीट होता है ट्रोपोस्फेयर का, वहां तक तुम संभालना, बाद बाकी फिर देखेंगे, फ्री एयर स्पेस हो जाता है, कोलकाता से ही हम लोग देख लिया करेंगे। तो 26,000 फीट तक गुवाहाटी एयर स्पेस देखिए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मे बी नोटेड दैट 26,500 फीट गुवाहाटी एफआईआर, फिर कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एफआईआर। तो अगर कोई एयरपोर्ट खुलेगा किसी ना किसी रीजन में तो बटेगा ही। राजस्थान इंक्लूडिंग सम ऑफ द मध्य प्रदेश, यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, नदर्न रीजन, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न रीजन, गुजरात, सदर्न में केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, सदर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन में बंगाल, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, और भी एक छोटा सा नाम है उड़ीसा, ये सब ईस्टर्न रीजन। और बाकी तो गुवाहाटी में 7 सिस्टर्स को हैंडल करने के लिए एक शेर बैठा हुआ है, गुवाहाटी। सो दीज आर द एफआईआर कंट्रोलर्स। दिल्ली एफआईआर को डिजिग्नेट किया गया लेटर आई, इंडिया। सदर्न को किया गया ओ, ऑस्कर। वेस्टर्न को अल्फा, ईस्टर्न को ई। तो ईस्टर्न ई जो रहेगा गुवाहाटी के लिए भी रहेगा, कोलकाता के लिए भी रहेगा, तो ईस्टर्न ई। तो दूसरा लेटर कौन सा पड़ेगा, जो एयरपोर्ट नदर्न का रहेगा उसका पहला लेटर तो वी, दूसरा आई। सदर्न का रहेगा पहला वी, दूसरा ओ। वेस्टर्न का रहेगा पहला वी, दूसरा अल्फा। ईस्टर्न का रहेगा पहला वी, दूसरा ई। सो दिस वाज 2 लेटर। बाकी के 2 लेटर का क्या करना है भाई, अब यहां हो गया खेला। कैसे, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लेटर तो आपने बहुत अच्छे से रूल्स के साथ फॉलो किए, बट अपन इंडियन पीपल ऐसे है ना कि सपोज अगर ट्रैफिक पे पुलिस की एकदम तगड़ी सिक्योरिटी है तो मस्त हेलमेट पहन के लिमिटेड स्पीड पे चलते रहेंगे। जैसे ही देखा कि देखने वाला कोई नहीं है, फुल स्पीड गाड़ी भगा दो। तो जहां तक हर कोई देखने वाला था, अच्छे से हर चीज को फॉलो किया गया। 2 लेटर तक हम लोग अच्छे से चले। तीसरे चौथे में हमने मनमर्जी दिखा दी, हमने पूरा रूल ब्रेक किया। कैसे, लास्ट के 2 जो लेटर है इकाउ लोकेशन डेजिग्नेटर के, दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम, ठीक है, आई एम सेइंग इंस्पायर्ड, दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द सिटी कोड, ठीक है, जो भी शॉर्ट फॉर्म में उस सिटी का कोड लिखते हो उससे, या फिर उस एयरपोर्ट के या उस सिटी के जो एयरपोर्ट है उसके वीओआर कोड से। वीओआर स्टेशन तो लगभग हर एक एयरपोर्ट पे रहता है, कहीं कहीं नहीं भी है, वो हम आएंगे उस टॉपिक पे बाद में। तो जिस सिटी में वीओआर स्टेशन हमने एस्टेब्लिश किया, 2 लेटर कोड में पहला अप्सरा, दूसरा एफआईआर रीजन, तीसरा क्या उठाया, वीओआर कोड, या फिर जहाँ पे वीओआर नहीं है तो पता करो उस सिटी का क्या नाम है, उस सिटी का नाम है भैया बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर कैसे लिखते हो, BLR। तो ये दोनों उठा के बना दो एयरपोर्ट, VOBL मीन्स बेंगलोर एयरपोर्ट। तो लास्ट 2 लेटर में मनमानी की गई, कैसे कैसे की गई हम लोग आएंगे उस पर। तो मुंबई का जो एयरपोर्ट कोड है वो बन गया VABB। V क्या है, इंडियन एफसर है, A क्या है, वेस्टर्न एफआईआर,
मुंबई का एयरपोर्ट कोड या व्यूआर कोड क्या है? ट्रिपल बी। इसमें से फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को उठाया और हमने लिख दिया मुंबई का एयरपोर्ट कोड VABB। अब आप बोलोगे सर व्यूआर कोड कैसे पता चलेगा? मैप पे, चार्ट पे सब लिखा रहेगा। बिल्कुल मनमर्जी नहीं करनी। देखो औरंगाबाद का बनाना है। कहाँ का एयरपोर्ट है? इंडिया का। कौन से रीजन का है? वेस्टर्न। क्या नाम है इसके एयरपोर्ट का? AAU। बना दो VAAU औरंगाबाद। क्लियर? समझ में आ रहा है एवरीवन? आई नीड फीडबैक हियर। यस, नो, एनीथिंग? समझ में आ रहा है? Yes, sir. नागपुर का बनाना है VANP। फर्स्ट और थर्ड लेटर। यहाँ तो हम लोगों ने एक रूल ब्रेक किया। बवाल तो तब हो गया जब हमने इस चीज को कांस्टेंट ही नहीं रखा। कहीं कहीं पे हम लोग जैसे नागपुर का लिखना है तो क्या लिखेंगे? VANP। तो फर्स्ट एंड थर्ड लेटर VANP। ठीक है। फिर आई बात भोपाल के एयरपोर्ट कोड लिखने की। इसको हमने लिखा VABP। इंदौर VAID। ठीक है, अभी बस थोड़ा सा एक्सेप्शंस नोटिस करना, मैं सब समझाऊंगा। ठीक है, यानी कहीं पे आपने पहला और तीसरा लेटर लिया, कहीं पे आपने पहला और दूसरा लेटर ले लिया। ठीक है, असली मजा तो तब आया जब कुछ नहीं लिया। कैसे? कोलकाता एयरपोर्ट, इस बेचारे का क्या नाम है? CEA। जब एयरपोर्ट कोड लिखने की बारी आई तो हमने लिखा VECC। लो, लगा लो लॉजिक। ठीक है, पुणे का क्या है कोड? आई एम नॉट श्योर। अमोल, कैन यू हेल्प मी देयर? VAPO. VAPO लो, यहाँ देखो एक अलग ही मजा। VAPO। व्यूआर कोड क्या है? PUN। अब अच्छे से समझना, पहला और दूसरा लेटर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हमेशा जो आपको मजाक का सामना करना पड़ेगा या जो आपको फनी लगेगा, दैट इज सेकेंड, सॉरी, थर्ड एंड फोर्थ। मैंने दिखा एग्जाम्पल, कोलकाता का कोड आप गूगल पे सर्च मारना, दैट इज VECC। कहाँ CC? एक ही सी में। तो कहीं कहीं पे इकाऊ क्या कहता है? इकाऊ कहता है फर्स्ट एंड थर्ड हमेशा। अगर आपको किसी एयरपोर्ट का नाम नहीं पता चल रहा है, आप क्लियरली वहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड का यूज करो। ये कहता है इकाऊ। प्लस जो कुछ थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हैं जो हमने इंडिया में खुद से हमने ऐसा कचरा फैलाया। कुछ ही एयरपोर्ट ऐसे हैं जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो हम कौन होते हैं उनसे ज़बरदस्ती करने वाले? तो 5-7 ऐसे एयरपोर्ट हैं जहाँ पे आपको एग्जैक्ट ये वाला रूल नहीं दिखेगा। हाँ, पहले दूसरे लेटर तक दिखेगा, सिर्फ लास्ट में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई रहती है। इसको हमको ऑल टुगेदर थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। अगर हमें ये बोल दिया जाए कोई सा एयरपोर्ट दिखा के, हाँ भैया इसका वो बनाओ, क्या कहते हैं, इकाऊ लोकेशन डेजिग्नेटर बनाओ, तो हम अपने हिसाब से फर्स्ट एंड थर्ड को ही उठाएंगे, VABL। बट इंडिया के जो 20-25 एयरपोर्ट हैं, मुश्किल से उतने ज़्यादा एयरपोर्ट इंडिया में है नहीं, तो जितने भी एयरपोर्ट हैं प्रैक्टिस करते करते इनके सारे एक्सेप्शंस हमको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी चिंता मत करना कि सर आपने तो एकदम डरा ही दिया कि कहीं कुछ भी बोल रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है, तो मैं क्या बोलूँ? आपको क्या बोलना है ये आपको पता चल जाएगा। कब? धीरे धीरे। दिल्ली एयरपोर्ट DPN, इसका नाम पड़ता है VIDP। ठीक है, तो धीरे धीरे जब हम लोग 1 महीना टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको सारे एयरपोर्ट के, ट्रस्ट में, एग्जैक्ट नाम पता चल जाएगा। आज तक मैंने एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा कि जिसको कन्फ्यूजन रहा हो इस टॉपिक पे। हाँ, अभी के लिए ये टॉपिक आपको डरने वाली लगेगी कि ये तो मजाक ही हो गया मेरे साथ, पता नहीं कौन सा रूल बता रहे हो सर। यस, हमने
एयरपोर्ट का नाम रखने में रूल फॉलो नहीं किया पहले, भुगतना किसको पड़ रहा है? स्टूडेंट को। बट दैट इज ऑल्सो नॉट अ लोड टेकिंग थिंग, ईजी है, धीरे धीरे सब आपको समझ में आएगा। और आज तक मैंने एक भी स्टूडेंट नहीं दिखा कि जिसके साथ ऐसी कंफ्यूजन रह गई हो एग्जाम तक, नहीं, सबको क्लियर हो जाता है, सबको पता चल जाता है, तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगी, इतना एश्योरेंस लेके चलो। सो मुंबई एयरपोर्ट का नाम रखना था VABB। क्यों V? इंडिया का है। A क्यों? वेस्टर्न FIR। BB कहाँ से? इसके एयरपोर्ट कोड से। दिल्ली रखना था V इंडियन, I नदर्न FIR, DP एयरपोर्ट कोड से। कोलकाता V क्योंकि इंडिया का है, E क्योंकि ईस्टर्न है, CC पता नहीं कहाँ से, ठीक है, बट CEA है तो इंस्पायर्ड है उससे, CEA तो CC रख लिया। नाउ कम टू बैंगलोर। बैंगलोर में 2-3 एयरपोर्ट हैं। V इंडिया का है, O सदर्न, BL जो BIAL है ना इंटरनेशनल, इसको है, इसको बोलते हैं VOBL। बैंगलोर में एक और एयरपोर्ट है HAL एयरपोर्ट, पहले ये भी डोमेस्टिक था, उसका नाम है VOBG, ठीक है। अब चेन्नई एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट का कोड क्या है? MMV, ठीक है, माइक विक्टर, इसको बोलते हैं हाँ, इसका लोकेशन डिजिग्नेटेड है VOMM, दैट इज मद्रास, चेन्नई, ठीक है, लाइक दैट। सो दीज आर सम ऑफ द एयरपोर्ट्स। ये तो हो गए डराने वाली बात, तो सर आपने बहुत टेंशन दे दिया आज तो। अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता हूँ। कैसे? एयरपोर्ट कोड लिखने के लिए आपको कोई नहीं बोलेगा, आपको कहीं भी एयरपोर्ट कोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोलोगे फिर क्यों सर दर्द दिया आपने सर, जब बनाना ही नहीं था तो पढ़ाया क्यों? क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ पे जो डिपार्चर एयरड्रोम लिखा रहेगा ना, ये लिखा रहेगा इन द फॉर्म ऑफ इकाओ लोकेशन डेजिग्नेटर। तो सपोज कभी फ्यूज आउट हो गया, पता ही नहीं चला क्या करना है, बेसिक सीखे हुए रहोगे तभी तो पता चलेगा कि ये है कौन सा एयरपोर्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता करना है कि डिपार्चर एयरपोर्ट कौन सा है और डेस्टिनेशन एयरपोर्ट कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक हमारा जहाज जा रहा है। तो जैसे ही देखा आपने V यानी इंडियन एयरपोर्ट है, I नॉर्थ इंडिया, ठीक है, फिर दिखा DP, ठीक है, और चार्ट भी दिखा हमको, चार्ट 1, मतलब इतना तो श्योर है कि ये नॉर्थ इंडिया का एयरपोर्ट है और चार्ट 1 का ही पार्ट है, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप एक तेज नज़र दौड़ाओ इधर आसपास, दिल्ली छोड़ के किसी दूसरे एयरपोर्ट का नाम DP से स्टार्ट है क्या, या DP से ख़त्म? किसी दूसरे एयरपोर्ट का नहीं। तो 100% दिस एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी दिल्ली एयरपोर्ट। उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन में लिखा रहता है रूट, कि रूट कौन सा है, ठीक है, रूट कौन सा है? 13 सिएरा, ठीक है, यहाँ देखो रूट है वो इसकी 13 सिएरा। तो एक बार सपोज आपको डाउट हुआ कि दिल्ली एयरपोर्ट हो सकता है, नज़र मारो कि क्या दिल्ली एयरपोर्ट से जो रूट्स निकल रहे हैं किसी का नाम इसकी 13 सिएरा है? हाँ, पकड़ा गया, यानी हमारा डिपार्चर एरोड्रोम इज दिल्ली। सो विद द हेल्प ऑफ चार्ट, जो कि एग्जामिनेशन में पहले से लिखे रहते हैं, रूट इंफॉर्मेशंस एंड द अंडरस्टैंडिंग अबाउट इकाओ लोकेशन डेजिग्नेटर। ऐसा तो नहीं है कि आपको लोकेशन डेजिग्नेटर की बिल्कुल समझ नहीं है, तो लोकेशन डेजिग्नेटर के फॉर्मूला से हम इस एयरपोर्ट को डिकोड कर लेंगे कि हो ना हो दिल्ली एयरपोर्ट है, चार्ट और रूट के थ्रू डबल श्योर कर लेंगे, टेंशन ही खत्म, ठीक है। और कहीं भी आपको एयरपोर्ट कोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझने की जरूरत है सिर्फ, ठीक है। सो प्रैक्टिस करते करते ये सारी चीज़ें इतनी आसान हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ था भी आपके सामने, टफ चीज़ है क्या एयरपोर्ट कोड बनाना। आपको, आप बिल्कुल उस चीज़ को ऐसा इग्नोर करोगे, आपके फिंगर टिप्स पे रहेगा, ठीक है, ट्रस्ट मी फॉर दैट। सो दिस वाज अबाउट इकाओ लोकेशन डेजिग्नेटर।
और इस तरह से एयरपोर्ट को नाम रखे जाते हैं टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। नाउ आज थोड़ा 1.5 घंटे का लोड हुआ, ठीक है, क्लास की टाइमिंग 1.5 घंटे हो गई। नाउ टेल मी, आर दिस टॉपिक्स क्लियर टू यू? क्लियर हुआ? Clear. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं। नाउ आई विल मॉनिटर योर प्रोग्रेस फ्रॉम टुडे ओनली। 5 तक में कोई नया स्टूडेंट आया तो आया, नहीं आया तो आप ही कॉल टुगेदर आगे कंटिन्यू करवा दूंगा, ठीक है। और जो भी पुराने स्टूडेंट्स जो दिल्ली सेशन में अगर फेल हो जाते हैं, रिजल्ट 15 को आएगा। कुछ लोग होपफुल हैं, कुछ लोगों का तो पहले ही आ चुका है फैसला कि सर मैं तो सरेंडर हूँ इस बार, ठीक है, तो पता चल जाता है। तो पुराने स्टूडेंट जो रिटर्न आएंगे उनको ये सारे बेसिक टॉपिक्स ऑलरेडी पता है। तो 5 सितंबर से क्लास तो कंटिन्यू करूँगा, बट जितना कुछ आपने पढ़ लिया है उसको ऑल टुगेदर बाईपास करके बाकी सारी चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे। मेरा स्क्रीन विजुअल है क्या? ये सारे सिग्नेचर्स कहाँ गया? ठीक है, तो अभी तक हमने देखा इंट्रोडक्शन टू आरटीआर एग्जाम, वी वेर एबल टू अंडरस्टैंड रेडियो स्टेशन, we have understood the rules of 4Ws, readability scale, how to raise the station and how to perform readability check. Apart from this, we are able to understand echolocation designator. Is that so? समझ में आया echolocation designator everyone? Okay. So I am closing this class for today here only. इतना हमने पढ़ा, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। मीन्स ऑल टुगेदर आपको डेली हर चीज़ कैरी करके चलनी होती है। कल हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिस कर लेंगे ओवर द रीडेबिलिटी चेक। एंड आई विल सजेस्ट वन थिंग, आप लोग अपने मन से अपने अपने नाम का एक रेडियो स्टेशन बना लो, सॉरी एक कॉल साइन रख लो एयरक्राफ्ट के हिसाब से। आप रख सकते हो विक्टर टैंगो जुलू सियरा टैंगो, आप रख लो विक्टर टैंगो अल्फा माइक लीमा, ठीक है। इस हिसाब से एक रैंडम कॉल साइन अपने लिए चूज कर लो। कल से हम लोग जब भी प्रैक्टिस किया करेंगे या जब भी क्लास में डिस्कस किया करेंगे किसी भी टाइप का कॉल, दैट टाइम आई शुड कॉल यू विद योर कॉल साइन, ठीक है। आपके कॉल साइन से आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, सो दैट कम्युनिकेशन कैन बी ईजी एंड व्हेन द स्ट्रेंथ विल बी हाई, ज़्यादा हाई नहीं, 8 से 10 ही स्टूडेंट रहेंगे मैक्सिमम, तो उस बीच में मुझे आइडेंटिफाई भी करने में ईजी हो कि कौन से स्टेशन ने आंसर किया और किससे बातचीत हो रही है, ठीक है। तो कल से आप जब ज्वाइन करोगे तो अपना रीनेम करके ज्वाइन करना, या टीम्स पे अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एडिट करके एक कोई सा कॉल साइन चूज कर लो, ठीक है। मैं भी अपना कॉल साइन चेंज करके कुछ ना कुछ एयरपोर्ट का कॉल साइन रख लूँगा, ठीक है। तो कल से थोड़ी सी प्रैक्टिस भी किया करेंगे, रीडेबिलिटी चेक डेली, एंड वी कैन मूव अहेड फर्दर। इज दैट गुड फॉर टुडे? इनफ टाइम? 1.5 घंटा स्पेंड किया, हाउ यू हैड फील्ड? 1.5 घंटा चलेगा क्योंकि 2 घंटे तक क्लास चलती है जनरली, 2 घंटा, ठीक है। डन, ओके ओके एवरीवन, देन आई एम क्लोजिंग दिस सेशन फॉर टुडे। विल सी यू टुमारो और day after tomorrow, whatever is possible to meet. Done. Good night for today. Good night everyone. Good night.